Good evening, students. My name is Gunjan Sharma. I am third year MBBS student at AIMS Nagpur. So हम लास्ट जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करेंगे. Our chapter is neural control and coordination. Chapter number 21 of NCERT, and we are solving NCERT exemplars. So we have done all the MCQ part. Okay. Now we will start with very short answer type questions. तो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस. तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट से चालू करेंगे. वेरी शॉर्ट में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको बस पॉइंट वाइज उनका आंसर लिखना होता है. मैं आपको अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे से थोड़ा ब्रीफ में समझाऊंगी. लेकिन आपको जो आंसर लिखना होगा वो जब एग्जाम में आएगा, आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, तो आपको बस पॉइंट वाइज उसका आंसर लिखना होगा. ओके. तो मैं वो आपके आंसर्स भी बता दूंगी पॉइंट वाइज, बट आई विल एक्सप्लेन यू ब्रीफली. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1 इज रीअरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इन्वॉल्वमेंट. 1 सेकेंड. ओके, दोबारा पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूवमेंट, सिनेप्टिक नोब, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन टर्मिनल एंड एक्सॉन. ठीक है. तो इसमें बस ये पूछा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारा प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जब भी प्रोड्यूस होगा तो वो उसका पैटर्न क्या होगा, मतलब कहाँ से कहाँ पे मूवमेंट होगी उस इम्पल्स की न्यूरॉन के अंदर. तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे. ठीक है. तो डायग्राम में एक बार आप देखिए डायग्राम में क्या लिखा हुआ है. तो राइट साइड ऑफ माई स्क्रीन आई हैव शोन वन डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन सेल. तो आई थिंक आप सबको ये डायग्राम पता होगा, आप सबने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा. ठीक है, न्यूरॉन का डायग्राम. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो सबसे पहले न्यूरॉन में इसके प्रोसेसेस हैं ऑन द टॉप टिप ऑफ द न्यूरॉन, इन प्रोसेसेस को बोलते हैं हम डेंड्राइट्स. ओके. तो जब भी कोई हमारा इम्पल्स आता है ना, तो वो इन डेंड्राइट्स पे सबसे पहले टूट होता है, इन डेंड्राइट्स पे टच होता है इम्पल्स हमारा. ठीक है. फिर इन डेंड्राइट से ये इम्पल्स आगे की ओर जाता है. ठीक है. तो ये जो हमारा पार्ट है, येलोइश पार्ट, ये पूरा जहाँ पे इम्पल्स पहले जाएगा, ये पूरा पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेल बॉडी. ठीक है. सेल बॉडी के अंदर होता है एक न्यूक्लियस. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेल बॉडी, एंड देन फर्दर इट विल गो टुवर्ड्स एक्सॉन. ठीक है. तो ये पूरा सा जो ये लंबा पार्ट है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो न्यूरॉन की, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन. और इसके आसपास जो ऑरेंज कलर की आपको कवरिंग दिख रही है ना, ये होती है माइलिन शीथ, जिससे ये कवर अप होता है. ठीक है. और बीच में माइलिन शीथ के स्पेसेस होते हैं. तो ये है माइलिन शीथ. ठीक है. उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है जहां पे ये न्यूरॉन एंड हो जाता है, वो होती है एक्सोनल एंडिंग्स. ठीक है. तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके न्यूरॉन का. एंड अभी हम देखेंगे एक्सोनल एंडिंग्स में क्या क्या होता है. तो नीचे वाला डायग्राम देखो, नीचे वाले डायग्राम को जूम इन करके आई विल शो यू कि क्या क्या एक एक्सोनल एंडिंग में प्रेजेंट होगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. तो देखो, ये पूरी एक एक्सोनल एंडिंग का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है. ये पूरा, जैसे ये जो एक्सोनल एंडिंग्स होती है ना, यहाँ पे दी हुई है. जैसे ये एक एक्सोनल एंडिंग है, जैसे मैंने आपको इस वाले डायग्राम में दिखाया है. इसका एक छोटा सा पार्ट को बड़ा यहाँ पे दिखाया गया है कि एक्सोनल एंडिंग में होता क्या क्या है. तो ये एक्सॉन टर्मिनल है. टर्मिनल के नीचे ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा थोड़ा सा लॉब्यूलर पार्ट है एक्सोनल एंडिंग का. इसके अंदर देखो साइनेप्टिक वेसिकल्स मौजूद होते हैं. ये जो ग्रीन कलर के आपको गोले गोले दिख रहे हैं, सर्कुलर ग्लोबुलर शेप, ये सब साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं. ठीक है. वेसिकल्स के अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ. तो ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो वेसिकल के अंदर होता है. ये सिनेप्टिक वेसिकल्स ना आपके एक्सोनल टर्मिनल की जो एंडिंग है वहां पे जाके फ्यूज कर जाते हैं आपकी मेम्ब्रेन पे, और फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ना आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं. ठीक है. फिर वही न्यूरोट्रांसमीटर्स आपकी दूसरी जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट पे जाके मतलब उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं डेंड्राइट पे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के, वहां पे जाके इम्पल्स देते हैं.
ठीक है। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना आपके, इन रिसेप्टर्स का नाम देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइगेंड गेटेड चैनल्स विद रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो डेंड्राइट पे प्रेजेंट होता है। तो ऐसे पूरा आपका जो सिग्नल होता है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है। ठीक है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से सिग्नल जाता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट पे। ठीक है, और सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं एक्सॉन टर्मिनल पे, और उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको जब इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि क्या क्या होता है, तो आपको पाथवे अपने आप ही पता चल जाएगा। तो आप ही मुझे बताओगे, क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि इसका ना बस सीक्वेंस बता दो, तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है सिनेप्टिक नोब, ठीक है, डेंड्राइट्स, ठीक है, सेल बॉडी, एक्सॉन टर्मिनल एंड एक्सॉन। तो अब आपको पता है कि सबसे पहले मैंने बताया था डेंड्राइट पे आता है, तो फर्स्ट नंबर हम देंगे डेंड्राइट को। ठीक है, फर्स्ट नंबर डेंड्राइट। फिर मैंने आपको बताया था कि ये सेल बॉडी, यहाँ पे डेंड्राइट है फर्स्ट, ठीक है, फिर आपका ये सेल बॉडी है सेकंड, ये आपका सेल बॉडी है, तो सेकंड नंबर हम देंगे सेल बॉडी को। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था, ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जहां से न्यूरॉन ऐसे सिग्नल ऐसे ट्रांसमिट होता है फिर नीचे तक जाएगा, है ना, तो ये जो है ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन पे आएगा। देन एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल ये वाला पार्ट होता है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, ये वाला पार्ट होता है। तो फोर्थ नंबर हम एक्सॉन टर्मिनल को देंगे। बस डायग्राम देखते देखते आप बता दोगे। एंड जो ये गोले गोले आपको लास्ट में दिख रहे हैं ना एक्सॉन टर्मिनल के, इनको बोलते हैं हम सिनेप्टिक नोब, ठीक है, जिनके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। तो हम फिफ्थ नंबर देंगे सिनेप्टिक नोब को। तो सीक्वेंस हमारा बन जाएगा डेंड्राइट, देन सेल बॉडी, देन एक्सॉन, देन एक्सॉन टर्मिनल एंड देन सिनेप्टिक नोब। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन से आपको बस मेन चीज है कि आपको पूरा समझ आना चाहिए कि क्या ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो इट विल बी इजी फॉर यू देन टू लर्न दिस वे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओके हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कॉमेंट वाला क्वेश्चन है। क्या पूछा है देखते हैं। कॉमेंट अपॉन द रोल ऑफ ईयर इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी इन एंड पोस्चर, ठीक है, कमेंट करना है आपको ईयर के रोल में कि वो कैसे आपका बॉडी का बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करता है, ये आपको बताना है। ओके, तो लेट्स सी ईयर के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे हमारा बैलेंस होता है। मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी, उसके बाद आप फर्दर अपना देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईयर में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ईयर के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। और मेनली जो हमारा हेयरिंग जो होता है वो हमारे मिडल ईयर से होता है, ठीक है, हेयरिंग वाला पार्ट हमारा मिडल ईयर कर लेता है, हेयरिंग वाला पार्ट। ओके, एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो बस साउंड वेव्स को क्लियर करके अंदर की ओर लेके जाता है, एक्सटर्नल वाला पार्ट। और जो मेन पोस्चर की बात की गई है यहाँ पे, वो संभालता है हमारा इंटरनल ईयर। और इंटरनल ईयर में भी ऐसा क्या होता है जो हमारे पोस्चर को स्पेसिफिकली संभालता है, तो उसका आंसर है क्रिस्टा एंड मैक्यूला। क्या होता है, क्रिस्टा एंड मैक्यूला। और ये दोनों के दोनों ना रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे वेस्टिबुलर एपरेटस पे प्रेजेंट होते हैं। आपने जब एनसीईआरटी की रीडिंग की होगी और आपने एनसीईआरटी का लेक्चर देखा होगा, तब आपको पढ़ाया गया होगा कि इंटरनल ईयर जो होते हैं वो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। मेन पार्ट जो इंटरनल ईयर में होता है वो होता है आपका वेस्टिबुलर एपरेटस एंड कोक्लिया, ठीक है, वेस्टिबुलर एपरेटस प्लस कोक्लिया, इससे इंटरनल ईयर बनता है, ठीक है। तो आपका जो बैलेंस वाला पार्ट है, आपकी बॉडी का बैलेंस एंड पोस्चर, ये रेगुलेट करने का काम करता है आपका वेस्टिबुलर एपरेटस, ओके। एंड वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर भी स्पेसिफिकली क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनका नाम है क्रिस्टा एंड मैक्यूला। ये दो रिसेप्टर्स हैं जो आपके वेस्टिबुलर एपरेटस में होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके बैलेंस के अंदर। मैं आपको अब डायग्राम से दिखाती हूँ कि कैसे आपका क्रिस्टा और मैक्यूला हेल्प करेगा। ओके, पहले हम पढ़ेंगे आपके ये क्रिस्टा के बारे में, क्रिस्टा कैसे हेल्प करेगा, ओके, फिर हम पढ़ेंगे मैक्यूला। तो देखिए, मैंने जैसे ही आपको बताया था कि आपकी इंटरनल ईयर के कोक्लिया पार्ट होता है एंड वेस्टिबुलर एपरेटस होता है। वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सैक्यूल, एक होता है आर्ट्रिकल। क्या होता है, एक होता है आपका सैक्यूल
और एक होता है आपका यू से ऑर्ट्रिकल। ठीक है, ये बनाता है आपका वेस्टिबुलर एपरेटस। ओके, तो इसके अंदर जो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी होती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, ये सब चीजें आपकी वेस्टिबुलर एपरेटस बनाएंगी। अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, देखो डायग्राम में आपको दिख रही होंगी, ये आपकी सेमी होती है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ओके, सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बॉटम में जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना बेटा, ये होता है आपका क्रिस्टा, और पूरा नाम है इसका क्रिस्टा एम्पुलरिस। पूरा नाम क्या है? क्रिस्टा एम्पुलरिस नाम है इसका पूरा। ओके, या क्रिस्टा एम्पुलरिस। तो उसके बाद देखते हैं ये कैसे हेल्प करता है। नीचे वाले डायग्राम को देखो, इसके और क्या पार्ट्स होते हैं अच्छे से समझने के लिए। ओके, तो सबसे पहले ऊपरी जो पार्ट है, वो ऊपरी पार्ट है हमारा यहाँ पे क्रिस्टा एम्पुलरिस का, जो हमारा रिसेप्टर है। ये आपको समझा रिसेप्टर क्या है? तो ये वाला जो ऊपरी पार्ट है ना ब्लू कलर का, ये पूरा आपका है क्रिस्टा एम्पुलरिस। ओके, उसके बाद नीचे आपका जो सराउंडिंग आपका फ्लूइड होता है, जो इसके आसपास होता है, वो होता है एंडोलिम्फ। ओके, एंड नीचे आपकी होती है हेयर सेल्स। ठीक है, हेयर सेल्स जो होती हैं वो सपोर्टिंग सेल से इमर्ज करती हैं, जो है नीचे है, और इसके नीचे होती है आपकी सेंसरी नर्व फाइबर्स। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई स्टिमुलस आता है कि पर्सन एक हाइट पे जा रहा है, ठीक है, और या फिर पर्सन चल रहा है, ओके, पर्सन यहाँ पे सीधा खड़ा है और पर्सन यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो उसको चाहिए बैलेंस, उसको अपना पोस्चर मेंटेन करना है। तो उसके अंदर आपकी जो क्रिस्टा एम्पुलरिस स्ट्रक्चर मैंने आपको जो पढ़ाई है, वो एक्टिवेट हो जाती है जब पर्सन को बैलेंस करना होता है। ठीक है, और उसका जो एक्टिवेशन होता है ना, वो एक्टिवेशन जैसे मान ले पर्सन को रोटेट करना है, तो डायरेक्शन ऑफ हेड रोटेशन अगर इस तरफ होगी, जैसे आपको एरो से यहाँ पे दिखाया गया है कि मान लो पर्सन इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, सपोज पर्सन इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो आपका जो क्रिस्टा एम्पुलरिस होगा, ठीक है, वो उसके दूसरी डायरेक्शन में आपका मूव करेगा। तो दोनों डायरेक्शन जो है एक पर्सन की, इस तरफ की लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए क्रिस्टा एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स देगा कि हमारा पोस्चर मेंटेन हो जाएगा। बेसिकली वो जो सिग्नल्स होते हैं वो नर्व फाइबर से जाते हैं। तो ये नीचे जो नर्व फाइबर आपको दिखाया गया है, जो क्रिस्टा के नीचे है, ये नर्व फाइबर रोल करता है प्ले आपके बैलेंस में। ठीक है, ये आपके ब्रेन को डायरेक्ट करेगा कि बैलेंस करें, और फिर बैलेंस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेंसरी नर्व फाइबर, जो आपके क्रिस्टा के नीचे होता है। तो ऐसे क्रिस्टा आपके, बस आपको इतना समझ आना चाहिए कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपके सैक्यूल एंड आर्ट्रिकल होते हैं। उनके बेसमेंट पे होते हैं रिसेप्टर्स, जिनका नाम होता है क्रिस्टा। ठीक है, क्रिस्टा नाम के रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी हमारी बॉडी कुछ ऐसी सिचुएशन में आती है कि हमें बैलेंस करना पड़ता है, जैसे एग्जांपल हमने लिया, बॉडी को अगर आपको घूमना है, आपको गोल गोल घूमना है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो जो क्रिस्टा नाम के रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो सेंसरी नर्व फाइबर से हमारे ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स देते हैं कि हमारी बॉडी अपने आप को बैलेंस कर लेती है। ठीक है, समरी में मैंने आपको बता दिया कि मेन चीज है ये जो आपको समझनी है। फिर आते हैं हम मैक्यूला पे। मैक्यूला क्या है? मैंने आपको बताया था सैक्यूल एंड आर्ट्रिकल होता है। तो मैंने आपको दिखाया था कि इधर रेड पेन से बना रही हूं, देखो इधर होता है आपका क्रिस्टा। ठीक है, क्रिस्टा बाहर की तरफ बेसमेंट में होता है, और कोक्लिया से पहले, ये आपका कोक्लिया है, कोक्लिया से पहले के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना यहाँ पे अंदर की तरफ, ये होते हैं आपके मैक्यूला। ठीक है, मैक्यूला दोनों में होते हैं आर्ट्रिकुलाई एंड सैक्यूलाई, मतलब आर्ट्रिकल एंड सैक्यूल दोनों में मैक्यूला होते हैं। अब मान लो उसके अंदर तो आपको पोजीशन मेंटेन करना था, बैलेंस करना था। ठीक है, अब पर्सन है, ये पर्सन है, इस पर्सन की ना कैप नीचे गिर गई। अब कैप नीचे गिर गई तो पर्सन झुकेगा और कैप को उठाएगा, है ना। कैप को उठाते उठाते जिसका मैक्यूला खराब होगा ना, वो पर्सन जैसे ही झुकेगा वैसे ही गिर जाएगा, उससे बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। मैक्यूला नाम के रिसेप्टर्स जिनके खराब होंगे, लेकिन मैक्यूला जिस नॉर्मली सब में सही होता है ना, मैक्यूला अगर आपका फंक्शनिंग सही कर रहा है तो पर्सन अपनी कैप उठाएगा और बिना गिरे उठा के खड़ा भी हो जाएगा, तो वो है बैलेंस।
ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से हुआ? ये मैक्यूला नाम के रिसेप्टर्स हैं जो आपके इंटरनल ईयर के वेस्टिबुलर एपरेटस में प्रेजेंट होते हैं, सैक्यूल एंड आर्ट्रिकल में, जिनकी हेल्प से ये बैलेंस हो रहा है। नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है बेटा, उस डायग्राम के अंदर बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे ये होते हैं। जैसे हमने पिछले डायग्राम में भी पढ़ा था, हेयर सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, सेम चीज यहीं पे है। यहाँ पे आपकी हेयर सेल्स दिखाई गई है, ठीक है, सपोर्टिंग सेल्स दिखाई गई है, और उसके ऊपर जो है वो ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन एक है, वो दिखाई गई है। तो जब भी ऐसा कोई इम्पल्स आता है तो हमारा सैक्यूल नाम का रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, ऑटोलिथ मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है, और उसके हेल्प के बाद जो भी सिग्नल्स हैं वो नर्व हमारे ब्रेन को पहुंचा देती है। नीचे जो आपको दिखाया गया येलो कलर से, ये सारे नर्व फाइबर्स हैं, दीज आर नर्व फाइबर्स। ये ब्रेन को सिग्नल दे देती है बैलेंस का, और ये नर्व की हेल्प से हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है बैलेंस का, और जो ब्रेन है वो बैलेंस कर देता है। ठीक है। अभी आपके लेवल पे आपको बस इतना ही पढ़ना है कि ब्रेन को नर्व सिग्नल पहुंचाएगी मैक्यूला की हेल्प से और बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आप जब एमबीबीएस करोगे, ठीक है, जब मेडिकल कॉलेज में आओगे, तो आप पूरी डिटेल में समझोगे कि और कैसे ब्रेन बैलेंस करता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है। पर अभी आपको बस इतना ही लिख के आना है कि मैक्यूला इनक्रस्टा है वो बैलेंस में हेल्प करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है पूरा अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया है। तो बस आपको आंसर तो जो मैंने वन वर्ड आप ऊपर 2 लाइन में है वही लिख के आना है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है। लेकिन ये पूरे डायग्राम मैंने बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझाए हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, राइट, आपकी जो लेफ्ट स्क्रीन है उस पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपको एरो के साथ दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, विच सेल्स ऑफ द रेटिना इनेबल अस टू सी कलर्ड ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि हमारा जो आई के अंदर रेटिना होता है, रेटिना के अंदर ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं। ठीक है, रेटिना है हमारा, रेटिना, ठीक है, रेटिना के अंदर ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जो कलर्ड ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए हेल्प करती हैं। ओके, रेटिना के अंदर 2 तरह की सेल्स होती है, हम सब ने पढ़ा है। एक होती है कॉन सेल्स, एक होती है रोड सेल्स। ठीक है, कॉन सेल्स का नाम कॉन सेल्स इसलिए है क्योंकि वो कॉनिकल शेप की होती है, वो कुछ ऐसे शेप की होंगी, कॉनिकल शेप की। और रोड सेल्स जो होती हैं वो रोड शेप की होती हैं, जो सीधी ऐसे होती हैं। ठीक है, जो कॉनिकल सेल, जो शेप सेल्स होती हैं, कॉन सेल्स, वो हेल्प करती हैं आपकी कलर्ड ऑब्जेक्ट्स के देखने के लिए। जो कलर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए हेल्प करती हैं। और जो रॉड सेल्स होती हैं वो आपके ब्लैक एंड व्हाइट कलरलेस चीजों को देखने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं या फिर कलरलेस चीजें बोलते हैं, कलरलेस होती हैं वो, लेस। ओके, रॉड सेल्स वहां पे हेल्प करती है। तो देखो, क्वेश्चन का आंसर भी सीधा सीधा मैंने आपको लिख के दे दिया है। क्या आंसर सीधा सीधा लिखा है? आंसर में लिखा है कि कॉन सेल्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड आर दस रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। और देखो, इसके पीछे का फिनोमेना क्या है कि रोड सेल्स ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएगी और कॉन सेल्स आपका कलर दिखाएगी। सिंपल सा फिनोमेना है कि देखो, अलग अलग वेवलेंथ होती है। कलर अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वहां से अगर आपका कोई लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ रही है, जो लाइट है, ठीक है, अगर ये कलर की लाइट आ रही है तो इसकी जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ को हम फिजिक्स में कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा की तरह डिनोट करते हैं। ओके, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ अलग होगी देन सम अदर ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई कलर ही नहीं है। ओके, तो हमारी जो कॉन सेल्स है वो एक पर्टिकुलर कलर वाले जो ऑब्जेक्ट है उनकी जो लाइट का रिफ्लेक्शन है, उनकी वेवलेंथ के जो लाइट है उन्हीं को रिस्पॉन्ड करेगी। और जो आपकी रोड सेल्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को रिस्पॉन्ड करेगी जिनका कोई कलर ही नहीं होता है, जो कलरलेस चीजों की वेवलेंथ होती है। तो ये कलरफुल चीजों की वेवलेंथ पे रिस्पॉन्ड करेगा कॉन सेल, और रोड सेल होगा जो कलरलेस चीजों की वेवलेंथ है उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। तो देखो, डायग्राम में आपको दिख रखा है, ये आपका लेंस है, ठीक है, ये आपका आइरिस है, ये आपका कॉर्निया वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक आपका ये पूरा स्क्लेरा होता है, सेकंड मेम्ब्रेन, और जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है ये आपकी होती है रेटिना। तो ये रेटिना का एक क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाया गया है पूरा, इतना बड़ा।
क्रॉस सेक्शन में देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के बाद दो तरह की सेल्स आती हैं, जैसे मैंने बताया कॉन सेल्स एंड रॉड सेल्स। रॉड सेल्स का देख लो आप, ऐसा होता है स्ट्रक्चर एकदम सीधा, एंड कॉन सेल्स कॉनिकल होती है, बस यही डिफरेंस है। ये होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं इनको, क्योंकि लाइट को लाइट जो है उसके लिए रिसेप्टर की तरह काम करती है। यही सिग्नल आगे ब्रेन को भेजेगी किसी भी विजन के लिए या फिर किसी इमेज बनाने के लिए। ओके, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल सेल्स, एमाक्राइन सेल्स, बाइपोलर सेल्स, ये सारी सेल्स हैं जो सारे सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक पहुंचाएगी। बाइपोलर सेल्स जो है वो मेन है। उसके बाद आगे मिलर सेल्स आएंगे, गैंग्लियर। ये आपको ज्यादा याद नहीं करना है, दिस इज डिटेल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, याद कर सकते हो तो कर लो, बट एनसीईआरटी में नहीं गिवन है ये। उसके बाद बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल्स एंड देन रेटिनल नर्व फाइबर सेल्स। आपको ऑप्टिक नर्व तक आपका जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाया जाएगा, ठीक है। मेन है कि फोटो रिसेप्टर सेल्स आपके ऑप्टिक नर्व तक पहुंचा दे इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक बार ऑप्टिक नर्व तक इंफॉर्मेशन पहुंच गया तो आपके वो ब्रेन के मिडल पार्ट में पहुंचा देगा इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व, ठीक है। मिड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, मिड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा है, ये न्यूरॉन के चैप्टर में ही है। मिड ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा और फिर आपका इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो जो कोन सेल्स है वो कलरलेस, कलरफुल चीजों के लिए पहुंचाएगा, कोई भी कलर हो, एंड जो रोड सेल्स है वो कलरलेस चीजों के लिए पहुंचाएगा, जो बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली जब आप नाइट विजन, ठीक है, नाइट में रहते हो और कोई लाइट ऑफ रहती है आपके कमरे में और आपको देखना होता है, तो आपको सब काला और सफेद ऐसे ग्रे ग्रे दिखता है ना, तो वो होता है आपकी रोड सेल की हेल्प से। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपका कौन सेल आपका पहुंचाता है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, आपका रेटिनल एपिथेलियम है, उसके बाद कौन सेल्स है, वो फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं, वो बाइपोलर सेल और गैंग्लियन सेल की हेल्प से ऑप्टिक नर्व तक आपका सिग्नल पहुंचाएंगी, और जो ऑप्टिक नर्व है वो आपका पहुंचाएगा ब्रेन तक, एंड जो ब्रेन है, मिड ब्रेन, ठीक है, वो आपका विजन क्रिएट कर देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि देखो रेड कलर का एरो से देखिए, मैं आपको पढ़ूंगी क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम द ईयर ड्रम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो था ना, न्यूरल सिग्नल का फ्रॉम नर्व फाइबर की सीक्वेंस में अरेंज करना था, पहले क्या है फिर क्या है फिर क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन है फोर्थ। बस इसके अंदर है कि जो साउंड वेव आपके ईयर में आ रहा है ना, ईयर है आपका, ईयर के अंदर जो भी साउंड वेव आ रही है, ये पूरा ईयर है। ईयर साउंड वेव रिसीव करता है, साउंड वेव। ईयर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैंने आपको बताया था। पहले आता है एक्सटर्नल ईयर, वो एक पूरी कैनाल आएगी, उसके बाद आएगा आपका मिडल ईयर, ठीक है, फिर आएगा आपका इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के बाद आपका सिग्नल जाएगा ब्रेन को, ठीक है। और ये जो आपके पार्ट्स है ना, एक मिनट, ये आपका हो गया बाहर का रिसेप्शन ईयर, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सटर्नल ईयर, ये हो गया आपका मिडल ईयर, और ये हो गया आपका इंटरनल ईयर। और ये जो एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर है, इसके बीच में होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक और नाम क्या है इसका, आप बताइए। इसका एक और नाम होता है ईयर ड्रम, ठीक है। और यहाँ पे मिडल ईयर और इंटरनल ईयर जो है, इसके बीच का जो पैसेज होता है, इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं, छोटी छोटी बोन्स। क्या क्या नाम है उनके, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। ये बोन्स कहां से कहां तक होती है, ये बोन्स आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेके इंटरनल ईयर और मिडल ईयर के बीच का जो पैसेज होता है, वहां से वहां तक ये फैली होती है। तो पहले मेलस आता है, फिर इनकस आता है, और फिर स्टेप्स आती है लास्ट में। स्टेप सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। फिर उसके बाद 2 विंडोज होती हैं यहाँ पे, जो इंटरनल ईयर में खुलती हैं। कौन कौन सी विंडो होती है, ऊपर वाली होती है आपकी ओवल विंडो, और नीचे वाली होती है आपकी राउंड विंडो। ओके, तो ये 2 विंडोज हैं जो आपकी खुलेंगी। एक बार दोबारा से डायग्राम देखो, और एक बार ये पूरा डायग्राम अपनी नोटबुक में बना लो जो मैंने आपको बनाया है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से आपका साउंड सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, ठीक है।
ट्रांसमिट करने के बाद आपका जो है वो आएगा ये मिडल ईयर। फिर आपका मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर है, उसके बीच में होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक और क्या नाम है, ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ओके, ईयर ड्रम आएगा एंड देन उसके बाद आएगा आपकी बोन्स। तो पहले आएगी मेलस, फिर आएगी इनकस, और इनकस के बाद लास्ट में आएगी स्टेप्स। ओके, उसके बाद ऊपर होगा आपका ओवल विंडो। ओवल विंडो होगी ऊपर मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच में, और नीचे होगी आपकी राउंड विंडो। ओके, फिर उसके बाद देखिए, ये पूरा मैंने आपको पैटर्न बता दिया है साउंड वेव का, एक मतलब ऊपर ऊपर से बता दिया है, पर इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे, डायग्राम की हेल्प से। तो डायग्राम मैंने आपके लिए लगाया है, ये डायग्राम पे रेफर कीजिए, डायग्राम है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपका है ये ऑरिकल। ऑरिकल पार्ट क्या है, जो भी आपका ईयर है ना, उसके बाहरी पार्ट को हम ऑरिकल बोलते हैं। और ये नीचे जो होता है, जो लटकता है, वो होता है ईयर लोब, जिसपे हम पियर्सिंग करा के अपनी ईयर रिंग्स पहनते हैं, यहाँ पे पियर्सिंग कराते हैं, वो पार्ट होता है ईयर लोब, ये होता है ऑरिकल। यहाँ से सिग्नल जाता है अंदर की तरफ, ठीक है। ये होता है पूरा आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये पूरा आउटर ईयर का पार्ट है। उसके बाद मिडल ईयर वाला पार्ट आता है, ठीक है, और मिडल ईयर और आउटर ईयर कनेक्ट होते हैं ईयर ड्रम से। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इधर ही आप याद कर लीजिए, ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको समझा रही हूँ। फिर होता है आपका मेलस, इनकस, स्टेप्स मिडल ईयर में। फिर उसके बाद ये जो है ऊपर की तरफ होती है आपकी राउंड ओवल विंडो, नीचे होती है आपकी राउंड विंडो, और फिर आता है एक इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के अंदर आपकी सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सैक्यूल एंड अर्टिकल, सैक्यूल एंड अर्टिकल। एंड फिर होते हैं आपके वेस्टिबुलर नर्व फाइबर्स होते हैं। फिर कोक्लिया होता है, ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है, ये आपका होता है कोक्लिया, ठीक है। फिर स्टेशन ट्यूब आपकी मिडिल ईयर से ओपन होती है, जो आपकी नोज तक जाती है, ये होता है ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं इसको, या फिर स्टेशन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी मिडिल ईयर से होके जाती है। तो ये सारे पार्ट हैं। अब साउंड वेव कैसे ट्रैवल करेगी, नीचे वाले डायग्राम में देखो, ये साउंड वेव है जो आपको दिखा रखा है यहाँ पे, दिस इज साउंड वेव। साउंड वेव किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, वाइब्रेशन की फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो यहाँ से साउंड वेव जाएगी, ये आपका ईयर ड्रम है। जब यहाँ पे साउंड वेव गई तो वाइब्रेशन होगा, तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा। ईयर ड्रम का वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होगा, फिर सारी जो बोन्स है ईयर ड्रम से अटैच, वो सब वाइब्रेट करेंगी। वो सब वाइब्रेट करके अंदर की ओर सिग्नल्स भेजेगी वाइब्रेशन के फॉर्म में इंटरनल ईयर में, और वहां से ऑडिटरी नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी, और ऑडिटरी नर्व आपके ब्रेन में सिग्नल भेजेगा, और तब जाके हमें कोई साउंड सुनेगा, तो हम हियर करेंगे। हियरिंग ऐसे होता है पूरा फिनोमेना। तो हमारे क्वेश्चन में देखो क्या क्या सीक्वेंस, आपको क्या क्या चीजें दी है जिसको हमें सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। फिर हम उसको सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे। तो देखो बेटा, क्वेश्चन के अंदर दिया है आपका ये सब, क्या क्या दिया है, कोक्लियर नर्व, आई थिंक इट इज द लास्ट पार्ट, ठीक है। कोक्लियर नर्व लास्ट होता है, उसके बाद ब्रेन तक सिग्नल जाता है। फिर आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो सबसे पहला है, मैंने अभी बताया। ईयर ड्रम इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ओनली, जो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच में होती है। स्टेप्स, इनकस, मेलस का क्या फॉर्मेट होता है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, मिस, MIS, मिस, ठीक है। तो पहले मेलस आएगा, फिर इनकस आएगा, फिर स्टेप्स आएगा, ओके। फिर कोक्लिया इंटरनल ईयर का पार्ट है। तो आप अपने आप अरेंज कर दीजिए, बहुत ही सिंपल चीज है ये। पहला एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, फिर ईयर ड्रम, फिर मेलस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है। अभी बताया शॉर्ट फॉर्म आपको, मिस, उसके बाद कोक्लिया एंड देन कोक्लियर नर्व। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछ रहा है कि ड्यूरिंग रेस्ट, अब दिख रहा होगा आपको, मैंने जूम कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड, इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस लीडिंग टू पोलराइजेशन डायग्रामेटिकली। ओके, रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है वो समझेंगे। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये बोल रहा है कि जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है तो एक्सोनल मेम्ब्रेन जो आपकी होती है वो पोलराइज होती है, तो उसी को इंडिकेट करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मूव होते हैं और आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। बेसिकली है यही पूछा है, डायग्रामेटिकली हमें बताना है, पर डायग्रामेटिकली हमें
डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको समझाऊंगी पहले कि क्या होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कितना होता है, ठीक है, कितना पोटेंशियल वैल्यू होता है, एंड देन फिर हम डायग्राम बना के इसको आंसर दे देंगे। ठीक है, तो राइट स्क्रीन देखिए आप अपने, राइट स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। ओके, 1 सेकेंड। तो देखिए, ओके, तो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल difference across the resting neural membrane is called resting potential। दोबारा देखिए, the electrical potential difference across the membrane, ये आपका न्यूरल मेम्ब्रेन है एक्सॉन का, ठीक है, और अभी कोई स्टिमुलस नहीं आया, नो स्टिमुलस, नो स्टिमुलस, तो मतलब ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे भी इसका कुछ तो चार्ज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेस्ट में क्या होता है ना, रेस्ट में आपका ये अंदर की तरफ नेगेटिव होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज होता है, अंदर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको बोलेंगे जो भी डिफरेंस है बिटवीन बोथ पोटेंशियल, आउटर एंड इंटरनल। ठीक है, तो वही डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग न्यूरल मेम्ब्रेन। अक्रॉस मतलब बाहर और अंदर के अक्रॉस is called the resting potential. The nerve impulse is conducted along the axonal membrane in the form of wave of depolarization and repolarization। ये आपने पढ़ा होगा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का सिंपल सा डेफिनेशन है जो आपको बाद में मैंने अच्छे से बताया है। न्यूरॉन एट रेस्ट इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है, देखो अंदर की तरफ, और मेनली नॉर्मली ये होता है -70, ठीक है, -70 मिली वोल्ट के आसपास होता है नॉर्मली रेस्टिंग में। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है अप्रोक्सीमेटली -70 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, मोर नेगेटिव देन दी आउटसाइड, इनसाइड ज्यादा नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इनसाइड होता है। ओके, फिर उसके बाद लिखा है क्यों होता है। द वोल्टेज इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो भी ये है -70, इसी को -70 को ही वोल्टेज जो है, इस वोल्टेज को ही हम बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मिली वोल्ट, इसको बोलेंगे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, तो इट इज कॉज बाय डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। ऑब्वियसली जो भी डिफरेंस है इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, उसी की वजह से ये -70 मेंटेन होता है। इफ द मेम्ब्रेन वर इक्वली परमेबल टू ऑल आयंस, ईच टाइप ऑफ आयन वुड फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड द सिस्टम वुड रीच इक्विलिब्रियम। तो सपोज हमारे ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें कोई भी बैरियर नहीं होता। ठीक है, तो बाहर जो आयंस है Na+, फिर जो भी आयंस है, और अंदर जो भी Cl- और K+ जो भी आयंस हैं, अनायंस हैं, वो सब बिना बैरियर के मूव करके दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। ऐसे समझिए कि दो पानी की बकेट है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा कम पानी है और इसके अंदर ज्यादा पानी है, और दोनों में हमने छेद करके एक पाइप लगा के इसको कनेक्ट कर दिया है। तो इधर का जो ज्यादा पानी है ये अपने आप ही इस पाइप से इधर तक आएगा, और तब तक आएगा जब तक ये दोनों बकेट का पानी लेवल बराबर ना हो जाता है ना, यही होगा ना। अगर इसके बीच में हमने कोई बैरियर लगा दिया यहाँ पे, तो ये पानी क्या बकेट नंबर 2 से बकेट नंबर 1 में ट्रांसफर हो पाएगा बैरियर से? नहीं हो पाएगा ना। तो बस वही बात है कि हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ना बैरियर्स होते हैं कि जिससे अनायंस और आयंस नॉर्मली ट्रांसमिट नहीं होते हैं। इस वजह से हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ही कहीं पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाता है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ पॉजिटिव ज्यादा आ जाता है, बिकॉज दोनों तरफ इक्वल नहीं है। इक्वल होता तो इधर भी उतना ही होता, इधर भी इतना ही होता, तो 0 हो जाता है ना। प्लस माइनस होके सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाते, क्योंकि ये इक्वल होता है, +30 -30। पर यहाँ पे कुछ नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, बेसिकली वही। तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 नॉर्मली होता है। अब इन्होंने बोला है कि तुम डायग्रामेटिकली हमें समझा दो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्वेश्चन के अंदर, तो हम डायग्राम बना के समझाते हैं। ये देखो, ऐसा डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर बेसिकली आपको एक्सोनल मेम्ब्रेन दिखाई गई है और उसके चार्जेस दिखाए गए हैं। नॉर्मली जो एक्सोनल मेम्ब्रेन का चार्ज रहता है वो अंदर की तरफ नेगेटिव है, बाहर की तरफ पॉजिटिव है। लेकिन जब कोई डिपोलराइजेशन होता है, मतलब कोई स्टिमुलस अगर आता है
तो उसका मतलब है डीपोलराइजेशन हो गया। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन होता है तो अंदर की तरफ जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं और बाहर की तरफ चार्जेस तो नेगेटिव ही रहेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाते हैं और जो Na+ है वो Na+ चैनल्स वो खुल जाते हैं और उनका मूवमेंट अंदर की तरफ हो जाता है। ठीक है, अंदर की पॉजिटिव हो जाएगा बेसिकली, बस ऐसे याद रखो। ठीक है, फिर ये जो चार्ज है ना, ये इधर डीपोलराइजेशन हुआ, मतलब यहाँ पे एक्टिवेशन हो गया। अब ये डीपोलराइजेशन यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, इस तरफ जाएगा, तो इधर डीपोलराइजेशन होगा और ऐसे कर करके ना पूरे सिग्नल राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। पहले यहाँ डीपोलराइजेशन होगा, फिर यहाँ डीपोलराइजेशन होगा, फिर यहाँ डीपोलराइजेशन होगा, ऐसे राइट साइड में ना मूव करेंगे सारे के सारे सिग्नल्स। तो पहले इधर डीपोलराइजेशन हुआ, फिर ये वाला जो डीपोलराइजेशन है वो न्यूरो सिग्नल की हेल्प से इधर मूव किया। इधर मूव किया तो इधर दोबारा जो अंदर के नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और बाहर के नेगेटिव हो जाएंगे और ऐसे ही ये सब मूव करेगा। तो आप बस ऐसे ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देना इम्पल्स कंडक्शन की थ्रू एन एक्सॉन एट पॉइंट्स ए एंड बी। तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। और कैसे मूव कर रहा है? डीपोलराइजेशन की हेल्प से चार्ज मूव कर रहा है। पहले इधर डीपोलराइजेशन हुआ ए पे, फिर बी पे हुआ। ठीक है, तो इधर वाला जो डीपोलराइजेशन है वो इधर मूव कर जाएगा, तो यहाँ के फिर अंदर के पॉजिटिव हो जाएंगे सारे। ठीक है, और बाहर के नेगेटिव हो जाएंगे, बेसिकली ये नेगेटिव हो जाएंगे। और एक और चीज, हमने ये तो समझ लिया कि नॉर्मली -70 रहता है, लेकिन जब डीपोलराइजेशन होगा तो -70 से वो प्लस में जाएगा। अग्री? तो कितना जाएगा ये आपने सोचा? तो देखिए ये कितना जाएगा ना, -70 होता है नॉर्मल। इस डायग्राम को देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। -70 आपका रेस्टिंग पोटेंशियल में है, तो यहाँ पे है। जब डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब कोई चार्ज है, डी मतलब नहीं है, तो मतलब 0 पे आ जाएगा। एंड जब हाइपर पोलराइजेशन होगा, मतलब अभी 0 पे आया, फिर इतना, अब सारे जो वो है Na+ है वो अंदर चले जाएंगे मेम्ब्रेन के, तो वो पहले नेगेटिव से 0 होगा अंदर और फिर पॉजिटिव होगा। फिर कितना पॉजिटिव हो जाएगा? +40 हो जाएगा, जितना ये डायग्राम में लिखा हुआ है। ठीक है, +40 हो जाएगा। ये कलरफुल वाला जो डायग्राम है ना, दिस इज नाइस डायग्राम, इसको आप समझ लीजिए तो आपको जितने भी बेसिक चीजें आगे की हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इस डायग्राम में लिखा हुआ है कि यहाँ पे Na+ K+ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो ATP मीडिएटेड होते हैं। ये वाले ब्लू वाले, येलो वाले जो है ना, ये K+ चैनल्स हैं और पर्पल वाला है Na+ चैनल। ठीक है, जब भी कोई स्टिमुलस आएगा और डीपोलराइजेशन होगा तो देखो ये जो ATP वाले जो K+ Na+ चैनल है ना, जो बीच वाला, ये तो नॉर्मली हर टाइम ही एक्टिवेटेड रहते हैं, लेकिन जब डीपोलराइजेशन होगा ना, जैसे नीचे वाले डायग्राम में आपको दिखाया गया, जब भी डीपोलराइजेशन होगा तो एक चीज वाले जो चैनल्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। कौन से वाले? Na+ वाले एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, जिसपे मैं रेड कलर से सर्कल कर रही हूँ। जब भी डीपोलराइजेशन होगा तो जितने भी Na+ हैं वो अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे। और जब डीपोलराइजेशन के बाद हाइपरपोलराइजेशन होगा, ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन होगा तो ये जो K+ वाले चैनल्स हैं, जो येलो वाले हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और K+ चैनल्स K+ आयंस को बाहर की तरफ फेंकते हैं अंदर से, और Na+ चैनल्स आपके जो Na+ है उसको बाहर से अंदर की तरफ लेते हैं, जो डीपोलराइजेशन में एक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है जो आपको रखनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेम द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इसको ब्रेन जो आपका है स्ट्रक्चर वो कैसे प्रोटेक्ट होता है उसको हमें बताना है। तो देखिए ये आपका ब्रेन है, कहाँ है ब्रेन? नीचे आइए, ये रहा आपका ब्रेन। ठीक है, ये आपका ब्रेन है बेटा, ये आपका ब्रेन है पूरा, ये ब्रेन है। अब इसको कौन कौन प्रोटेक्ट करता है वो थोड़ा देखते हैं। ब्रेन के बाहर ना होता है आपका कवरिंग बोन का, और उस बोन की कवरिंग को हम बोलते हैं स्कल। ठीक है, स्कल होता है, और स्कल जो होता है ना उसकी भी काफी लेयर्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि बस स्कल लिख के आ जाओ तुम, पूरी पूरी लेयर समझा के आना क्या क्या लेयर्स होती है।
पहले तो सबसे पहले बाहर तो हमारे हेड पे क्या होता है, बाल होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आ गए स्किन, और स्किन के ऊपर है आपके बाल। पहले आ गया स्किन, स्किन के ऊपर है आपके बाल, ये जो बाल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका इसके बाद आप लिख देना पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम क्या होता है, बोन के ऊपर का जस्ट लेयर होता है, ठीक है। तो स्किन, स्किन के बाद पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम के बाद बोन, बोन क्या है आपका, स्कल बोन। अब स्कल बोन के नीचे भी जो है ना 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। ये आपको जरा याद रखनी है, मेनिंजेस, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने दिखा भी रखी है, ये मेनिंजेस है। मेनिंजेस में आपका ड्यूरामेटा, एरेक्नॉइड एंड पायोमेटर, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायोमेटर। और याद कैसे करना है, डी ए पी, डी ए पी, ऐसे याद रखना है, डी ए पी, ठीक है। ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड, पायोमीटर, ऐसे लेयर्स होती हैं, ठीक है। फिर तो इनके सब एरेक्नॉइड एंड सब ड्यूरल स्पेसेस होते हैं। सब ड्यूरल किसको बोलेंगे, ड्यूरामीटर के नीचे वाले स्पेस को, मतलब ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस होता है उसको सब ड्यूरल बोलेंगे। एंड सब एरेक्नॉइड किसको बोलेंगे, एरेक्नॉइड के नीचे वाले स्पेस को। तो देखो ये सब एरेक्नॉइड स्पेस है, ये एरेक्नॉइड लेयर है, एरेक्नॉइड लेयर के जस्ट नीचे। और जो आपकी सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है ना, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। CS, यहां लिख के दिखा देती हूँ, CSF, ठीक है। ये किस में होता है, ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में होता है। तो बस यही सब लेयर्स लिख के आ जाना, स्कल, ड्यूरामीटर, पायोमीटर, एरेक्नॉइड्स, CSF, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के आ जाना कि क्या क्या होते हैं, तो वो हम रीडिंग में, एक रीडिंग में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए, द ह्यूमन ब्रेन is well protected by skull. Inside the skull, the brain is covered by cranial meninges consisting of an outer layer called the durameter. ओके, आउटर लेयर का नाम है ड्यूरामीटर मेनिंजेस के। फिर वेरी थिन मिडिल लेयर जिसको हमने बोला था एरेक्नॉइड, और सबसे अंदर वाली होती है पायोमीटर, ठीक है। पायोमीटर एक वेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है जो ब्लड कैपिलरीज से सप्लाई होती है। और याद रखना, ड्यूरामीटर जो होता है ना, उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो स्पेस बिटवीन ड्यूरामीटर एंड एरेक्नॉइड इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस, एंड स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पायोमीटर इज कॉल्ड सब एरेक्नॉइड स्पेस। और सब एरेक्नॉइड स्पेस जो होता है वो CSF से फिल होता है, और CSF जो होता है वो कुशन की तरह वर्क करता है फॉर CNS फ्रॉम शॉक्स, ठीक है। तो कुशन मतलब अब हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, उसमें एक वेट होता है। अब हमको तो सर हमेशा भारी भारी नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि CSF है, CSF उसको हल्का बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो कि CSF कैसे आपके ब्रेन को कुशन प्रोवाइड करता है, वो उसको थोड़ा हल्का बनाता है, इसलिए हमें हमेशा हमारा सर भारी भारी फील नहीं होता है। तो ये होता है आपके CSF का रोल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि आर रिएक्शन लाइक अग्रेसिव बिहेवियर, यूज ऑफ अब्यूजिव वर्ड्स, रेस्टलेसनेस रेगुलेट होता है ब्रेन से। तो उसके पार्ट्स बताने, कौन रेगुलेट करता है ये सारा बिहेवियर। तो हमने पहले भी पढ़ा था, MCQs जब किए थे, कि हमारे जो भी एग्रेशन, इमोशंस, ये सारे जो बिहेवियर होते हैं ना, जिसमें हमें एग्रेसिव, सैड बिहेवियर, हैप्पी बिहेवियर, सारे तरह के जो इमोशंस होते हैं, वो एक पार्ट होता है ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम नाम का, वो रेगुलेट करता है। और जो लिम्बिक सिस्टम होता है ना, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, एमिगडाला होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सिंगुलेट गायरस होता है। तो ये सारे पार्ट्स को ना मैंने इस बार ना डायग्राम में बता दिया, पिछली बार मैंने डायग्राम नहीं दिखाया था आपको, तो अब देख लीजिए क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके। देखो, ये लिम्बिक सिस्टम का पूरा डायग्राम है, लिम्बिक सिस्टम का, और इसके अंदर है हाइपोथैलेमस, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये एक हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड ही होती है, ठीक है। हार्मोन भी सिक्रीट करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन सिक्रेशन को भी रेगुलेट करती है, ठीक है। ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है ना बीच में, होता है आपका थैलेमस, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये जो छोटा सा दिख रहा है आलमंड शेप का, मतलब आप बादाम के शेप का, इसको एमिगडाला बोलते हैं। और जो लास्ट में बड़ा सा थोड़ा सा दिख रहा है ना, मतलब गोला गोला, वो होता है हिप्पोकैम्पस। ये हमारे मेमोरी में काम आता है,
तो सबके फंक्शंस भी उनके नीचे मैंने लिख के रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। थैलेमस के नीचे मैंने लिखा है कि इट रिलेज इंफॉर्मेशन, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उन सबको पूरी ब्रेन में पहुंचाने का काम कौन करता है? थैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस होमोस्टैसिस मतलब टेम्परेचर जो बैलेंस होता है हमारी बॉडी का, हमें भूख लगना, पानी मतलब प्यास लगना, टेम्परेचर बैलेंस करना, ये सारा काम हाइपोथैलेमस करता है। एमिगडेला जो होता है, एमिगडेला हमारा थोड़ा मेमोरी का हेल्प कर आपका उसका हेल्प करता है, इमोशंस का मेनली। बाकी मेमोरी भी ये रिटेन करता है। हिपोकैम्पस भी मेमोरी रिटेन करता है, मेमोरी का कन्वर्शन करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं हमारे लिम्बिक सिस्टम के एंड हाइपोथैलेमस के, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एग्रेसिव बिहेवियर, अब्यूजिव वर्ड्स, रेस्टलेसनेस हो रहा है, तो वो बता देना कौन सा ब्रेन पार्ट होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है। और लिम्बिक सिस्टम में भी हाइपोथैलेमस जैसे पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स एक्सप्लेन कर देना। तो मेन आंसर आपका होगा लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम में सारे पार्ट्स आ गए। तो देखो येलो कलर के हाईलाइट से थोड़ा सा समझा रखा है लिम्बिक सिस्टम के। चाहो तो ये लिख के आ जाना, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आ सकते हो। लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, जैसे एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर। इसमें गुस्से वाली चीजें बताई थी क्वेश्चन में, वो सब। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। इट इज लोकेटेड इन द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कहाँ पे होता है ये? हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट में होता है आपका लिम्बिक सिस्टम। Our reaction like aggressive behavior, use of abusive words, restlessness are regulated by the limbic system and hypothalamus. Next question देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर इन द ब्रेन रिप्रेजेंट। ठीक है, देखो ये रहा 8th क्वेश्चन, व्हाट डू ग्रे एंड वाइट मैटर इन द ब्रेन रिप्रेजेंट। तो ये देखो छोटा सा क्वेश्चन है, ये सबसे छोटा क्वेश्चन आई थिंक यही है जिसमें ज्यादा समझाने को नहीं है पहले, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। ब्रेन पार्ट होता है सेरिब्रम नाम का। सेरिब्रम नाम के पार्ट के अंदर बाहर का पार्ट होता है कॉर्टेक्स और अंदर का पार्ट होता है मेडुला। ये है मेडुला अंदर का, ठीक है, और बाहर का जो पार्ट है वो होता है कॉर्टेक्स। और मेनली हमारा जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है ना, वो यहीं पे डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड हो जाता है? हमारा जो बाहर के पार्ट होते हैं ना, बाहर के पार्ट व्हाइट मैटर बनाता है, और जो अंदर वाला पार्ट है वो ग्रे मैटर बनाता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है, आप देखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम सॉरी, इट्स अ स्मॉल मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। बाहर का जो पार्ट होता है ना बेटा, बाहर का पार्ट वो होता है आपका ग्रे मैटर। दिस इज बाहर कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है ना, कॉर्टेक्स वाला, ये होता है ग्रे मैटर। और जो अंदर का ये मेडुला वाला पार्ट दे रखा है ना आपको, मेडुला वाला पार्ट, ये होता है आपका बेटा व्हाइट मैटर। ठीक है, तो देखो द सेरिब्रल इज रेफर टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। ओके, इसकी ग्रेइश अपीयरेंस क्यों हो रही है? आपने कभी सोचा कि ग्रे किस वजह से हो रहा है? तो देखो ग्रे जो कलर आ रहा है ना, वो आ रहा है सेल बॉडीज। हमारा नर्व का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं सबसे पहले। डेंड्राइट्स के बाद आपका सेल बॉडी आता है, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन आएगा, एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल्स आएंगे। ये आपके डेंड्राइट्स हो गए। तो ये जो सेल बॉडी है ना, सेल बॉडी वाला पार्ट हमारे बाहर की तरफ कॉर्टेक्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, इसलिए बाहर की तरफ जो वो ग्रे कलर का अपीयरेंस आता है, क्योंकि वो ग्रे कलर का होता है। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर। Fibers of the tracts are covered with the myelin sheath, which constitutes the inner part of the cerebral hemisphere. और जो myelin sheath का जो कलर है वो white कलर का आता है। तो they've given an opaque white appearance to the layer and hence is called it white matter, जो अंदर की तरफ होगा और जिसको हम medulla। ठीक है, तो बाहर की तरफ सेल कॉर्टेक्स वाला पार्ट ग्रे, अंदर वाला मेडुला। बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वेयर इज द हंगर सेंटर लोकेटेड इन द ह्यूमन ब्रेन? वेरी सिंपल। अभी देखो हाइपोथैलेमस, दोबारा देखो, ये आपका हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस आपका टेम्परेचर में काम करता है। देखो ये जो हाइपोथैलेमस है टेम्परेचर बैलेंस में काम करेगा, बैलेंस। ठीक है, आपकी प्यास लग रहा है तो सेटाइटी बोलते हैं ना प्यास को, सेटाइटी में हेल्प करेगा। और भूख लग रही है, हंगर में काम करेगा। तो 1 2 3 तीन चीजों में काम करेगा। कहाँ पे होगा फिर हंगर सेंटर? कहाँ पे लोकेट होगा? हाइपोथैलेमस में होगा। बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक सा आंसर।
देखो क्वेश्चन के अंदर बस आपको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख के आना है। अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता ना तो आपको जितने 4 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए 1 2 3 4 4 पॉइंट्स लिख के आने थे, लेकिन ये वेरी शॉर्ट है। तो वेरी शॉर्ट में हाइपोथैलेमस लिखना और हाइपोथैलेमस के बारे में दो लाइन में एक्सप्लेन कर देना, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ क्योंकि मेरे को सब चीजें कवर करनी है, तो देखो मैं सब बताऊंगी। तो द हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन एरिया है दैट कंट्रोल अ रेंज ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस इंक्लूडिंग पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन secretions. The hunger center of the human brain is located in hypothalamus. The hypothalamus, which is positioned under the midline of the brain, behind the eyes, coordinate body's mechanism for controlling food intake. ठीक है, ये वाली लाइन आपको लिख के आनी है एग्जाम में। द हाइपोथैलेमस विच इज पोजिशन अंडर द मिड लाइन ऑफ द ब्रेन बिहाइंड द आईज, ये आईज के जस्ट पीछे होता है, ये मिड लाइन ऑफ द ब्रेन में होता है, आइस के जस्ट पीछे होता है। ये कोऑर्डिनेट करता है, मतलब सब कुछ मैनेज करता है बॉडी के मैकेनिज्म को फॉर कंट्रोलिंग फूड इनटेक। फूड इनटेक को कंट्रोल करना मतलब कितना खाना खाना है, कितना खाना नहीं खाना है। तो बेसिकली हंगर सेंटर का काम होता है। तो हंगर सेंटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कितना खाना खाना है, कितनी भूख लग रही है, सब जो हमारा इंफॉर्मेशन है बॉडी को, ये हाइपोथैलेमस ही है जो पहुंचाता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस है सेंस ऑफ हंगर को जनरेट करता है। इसके अंदर ऐसे नर्व सेल्स होते हैं जो आपको भूख लग रही है ऐसा महसूस कराएंगे बेसिकली। 10th नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। 10th नंबर क्वेश्चन पूछा है विच सेंसरी ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन वर्टिगो। ठीक है, सेंसेशन ऑफ वन सेल्फ और ऑब्जेक्ट्स स्पाइनिंग अराउंड। वर्टिगो क्या होता है ये समझिए पहले। देखो बेटा, वर्टिगो एक ऐसी बीमारी है, ठीक है, वर्टिगो एक ऐसी बीमारी है, वर्टिगो नाम की बीमारी, कि आपको ऐसा लगेगा बस आप घूम ही रहे हो, आपको चक्कर आ रहे हैं और आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो सब भी गोल गोल घूम रही है। ठीक है, वर्टिगो एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको स्पिनिंग मूवमेंट जैसा सेंसेशन होता है कि जैसे आप घूम ही रहे हो, रोटेट कर रहे हो। ठीक है, तो देखो वर्टिगो इज अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल गेट्स अ सेंसेशन ऑफ द एक्सटर्नल environment spinning. Vertigo is a symptom of vestibular apparatus disorder. Vestibular apparatus पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था मैंने कि वेस्टिबुलर apparatus जो है वो इंटरनल ईयर का पार्ट होता है। इसके अंदर सैक्यूल आर्टिकल जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो आती हैं। ठीक है, एंड कॉक्लिया। ओके, वेस्टिबुलर apparatus जो है वो of the inner ear is involved in maintaining appropriate body posture and balance. It is also called the organ of equilibrium or balance. तो क्वेश्चन में बस यही पूछा था कि कौन सा ऑर्गन खराब हो गया है जब तुम्हें वर्टिगो आ रहा है। तो अगर वेस्टिबुलर एपरेटस मान लो आपके इंटरनल ईयर का खराब हो गया ना, तो आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रिस्टा और मैक्यूला वाला क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर सैक्यूलर एंड आर्ट्रिकल होते हैं, उनके अंदर क्रिस्टा और मैक्यूला नाम के रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके पोजीशन और बैलेंस को हेल्प करते हैं। अगर वो हो जाएगा तो बैलेंस नहीं हो पाएगा और आपको लगेगा कि आप गिरने वाले हो, आपके आसपास सारी चीजें घूम रही है या फिर आप भी घूम रहे हो, और उसी बीमारी का नाम है वर्टिगो। ठीक है, एक ही लाइन में मैंने आपको समझा दिया है और बहुत बार बता दिया है, और मैं नहीं चाहती आप इस क्वेश्चन में आप गलती करें अगर ये क्वेश्चन आपकी नीट के एग्जाम में आता है तो। और जो आपका वेस्टिबुलर एपरेटस होता है ना, याद रखना इसको एक और चीज बोलते हैं और वो है ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम और बैलेंस। अंडरलाइन करके दिखाया मैंने आपको यहाँ पे, तो ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस भी बोलते हैं इसको। तो ये आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स है बेटा, दीज आर योर सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और ये है आपके एम्पुला कंटेन प्रोजेक्टिव ब्रिज द क्रिस्टा एम्पुलरिस। यहाँ पे क्रिस्टा एम्पुलरिस होता है एंड आर्टिकल सैक्यूल। ओके, एम्पुला क्या है, कोई बताएगा एम्पुला क्या होता है? ये तो पता है कि एम्पुला के अंदर क्रिस्टा एम्पुलरिस नाम के रिसेप्टर होते हैं, पर एम्पुला क्या होता है? आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स है ना, उनके बेसमेंट में जो फूला सा पोर्शन होता है ग्लोबुलर, जिसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, उसको एम्पुला बोलते हैं। ओके, एंड बस यही सब है। आर्ट्रिकल, सैक्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स वही हेल्प करेंगे, और उनमें खराबी होगी तो वर्टिगो होगा। 11th इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेरी शॉर्ट, वो पढ़ो। वो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोलता है व्हाइल ट्रैवलिंग एट अ हायर अल्टीट्यूड अ पर्सन कंप्लेन्स ऑफ डिजीनेस एंड वॉमिटिंग सेंसेशंस, so which part of the inner ear is disturbed during the journey? ओके, देखिए अगेन एक सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने अभी समझ लिया
जो मैंने बताया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से ही आता है। क्वेश्चन में बोला है कि जब भी एक पर्सन ऊंचाइयों पे जाता है, पहाड़ों पे जाता है, मान लो आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो, है ना, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो, ठीक है, आपको नोशिया, वॉमिटिंग, मतलब उल्टी जैसा लगता है, आपका हेडेक हो जाता है आपको, है ना, हेडेक हो जाता है, उल्टी जैसा लगता है, ये सब सिम्टम्स आपको आएंगे अगर आप थोड़ी सी ऊपर हाइट पे जाओगे तो, ठीक है, जैसे उल्टी आ रही है ऐसा लगेगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बताती हूँ क्यों होता है। जैसे ही आप ऊपर हाइट पे जाओगे ना बेटा, तो जो प्रेशर है वो कम होगा ऊपर हाइट पे, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपने मेरे से ज्यादा फिजिक्स आप पढ़े हो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला होता है, जितना ज्यादा हाइट होगा, जितना ज्यादा नीचे रहोगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। आप ऊपर जाओगे तो हाइट कम हो जाएगी ना, एटमोस्फेयर जो है वो, ऊपर जा रहे हो आप, हाइट कम हो जाएगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। जो प्रेशर है, हाइट वो वाली हाइट नहीं बोल रही, आप जमीन से तो ऊपर जा रहे हो, लेकिन हम हाइट कंपैरिजन करते हैं ऊपर से, मतलब ऊपर से तो आप हाइट कम करते जा रहे हो ना, ऊपर बढ़ते जा रहे हो, तो प्रेशर आपका कम होता है। और जब आपका प्रेशर कम होता है ना, तो आपका जो इनर ईयर होता है, ठीक है, जो वेस्टिबुलर एपरेटस, जो आपका वेस्टिबुलर एपरेटस बेसिकली सैक्युलोर्टिकल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो ये जो वेस्टिबुलर एपरेटस है बेटा आपका, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड सैक्युलर आर्टिकल, ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, इनको सेंसेशंस आएंगे कि अब आप इनको पोस्चर भी देखना है, पोस्चर बैलेंस करना है, मूवमेंट बैलेंस करना है, ये सब सेंसेशंस ये कर लेंगे, सेंस कर लेंगे हाइट पे जाके। और फिर ये जब ज्यादा हाइपर एक्साइटेड हो जाएंगे, हाइपर फंक्शनिंग हो जाएंगे, तो आप वॉमिटिंग जैसी कंप्लेन्स, जैसे आपको चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, ये सब होगा, क्योंकि प्रेशर इंबैलेंस हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, प्रेशर जो है ऊपर जाके कम हो रहा है, तो थोड़ा सा अडेप्टेशन होने में टाइम लगेगा, प्रेशर क्योंकि कम ज्यादा हो रहा है, उस टाइम में आपको वॉमिटिंग, डिजीनेस, ऐसा ऐसा केस होगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपको सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड के लिए ये कंडीशन आती है, ठीक है। तो आंसर आप ये लिखोगे, वाइल ट्रैवलिंग at an higher altitude, a person complains of dizziness and vomiting, then vestibular apparatus of rear gets disturbed during the journey. Okay? वेस्टिबुलर एपरेटस डिस्टर्ब हो जाता है ड्यूरिंग द जर्नी, इसलिए ऐसा होता है। और फिर आप वेस्टिबुलर एपरेटस को एक्सप्लेन करोगे, तो वेस्टिबुलर एपरेटस के एक्सप्लेनेशन में क्या करना है आपको, वेस्टिबुलर एपरेटस ऑफ द इनर ईयर इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग एन अप्रोप्रिएट बॉडी पोस्चर बैलेंस, इसको ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम और बैलेंस भी बोलते हैं। तो ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम इंक्लूड सैक्यूल, आर्ट्रिकल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट्स। Acule and atrial and saccule are involved in static equilibrium, ठीक है, मतलब बॉडी का पोजिशन, एंड सेमी सर्कुलर डक्ट्स जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है, बॉडी का पोजिशन सेक्युलर आर्टिकल, रोटेशनल मूवमेंट, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो जब भी हायर एल्टीट्यूड में जाएंगे तो पर्सन के पास डिजीनेस एंड वॉमिट जैसी कंप्लेंट आएगी, बिकॉज वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है इनर ईयर का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, और जब वो डिस्टर्ब होगा तो आपका बैलेंस में प्रॉब्लम होगा बॉडी का, ठीक है, मूवमेंट प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको वॉमिटिंग, हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वेरी शॉर्ट हो गया है बेटा आपका, तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। हम नेक्स्ट सेशन में आपका वो करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे आपका ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड वेरी लॉन्ग, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ओके, तो थैंक यू सो मच। तो थैंक यू, दिस इज इट।